एक भारी सुरक्षा वाले एक्सपेरिमेंट लैब में यंग लड़कों के एक ग्रुप ने शामिल सारे बच्चों के मुड़े हुए सिरों के पीछे बारकोड टैटू बनाए जाते हैं और फिर उन्हें हथियार नष्ट करने, निहत्थे युद्ध करने की क्षमता ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है ताकि वे प्रोफेशनल किलर्स बन सके, जिसके बाद उनके द्वारा दुनिया भर में खतरनाक मिशंस करवाए जा सके, जिस मिशन को सरकार लीगली नहीं कर सकती या जो सरकार के वश में नहीं थी। इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक तरीके से की गई थी कि ये लड़के एक खतरनाक किलिंग मशीन में बदल गए थे। ये लोग कोई भी हिलती चीज को देख सकते थे, साथ ही उनकी नजरों से कोई भी बच नहीं पाता और उनका निशाना अचूक होता है। इनमें जितने बच्चों को ट्रेन किया गया था उनका कोई नाम नहीं होता, बल्कि उन्हें नाम के बदले एक न्यूमेरिकल कोड दिया जाता था, जैसे 07, 011, 023 आदि। और ये खतरनाक हिटमैन कहलाते थे। इनके मिशंस इतने खतरनाक और मिस्टीरियस होते थे कि सरकार को भी ऐसे ऑपरेशंस का पता नहीं चलता। और इसी समुदाय का हिस्सा है एजेंट 47। 47 इस एक्सपेरिमेंट के सबसे काबिल हिटमैन में से एक है, इसलिए कि वो अपने किसी भी काम में कभी नहीं चूकता। तब उसे खतरनाक और नामुमकिन सा मिशन ऑपरेशन दिया गया। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे मेन प्लॉट ये है कि इसने जब ऑपरेशन पूरा कर लिया तब इसे मारने खुद इसके ऑर्गेनाइजेशन के सारे एजेंट्स को भेज दिया गया। तब उसे एक ऐसे गहरे षड्यंत्र का पता चला जिसे देखकर उसके क्या हमारे भी दिमाग हिल गए। कहानी की शुरुआत नाइजीरिया के एक दृश्य से होती है, जहाँ एक खतरनाक आतंकवादी संगठन था। ये लोग बहुत क्रूर और खतरनाक थे और यहाँ तक कि नाइजीरियन गवर्नमेंट भी इनको संरक्षण दे रही थी। बदले में इनका सरगना सरकार को काफी पैसे खिलाता था। ये लोग आर्म्स डीलिंग का धंधा किया करते थे। अब यहाँ पर कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे और उसे ले जाकर एक बिल्डिंग के अंदर चेन की मदद से बांध देते हैं। उसकी हालत काफी बुरी थी। और तब यहाँ पर आता है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना, जिसका नाम है ड्रेक्स, जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। उसने नाइजीरियन प्रेसिडेंट को नाइजीरियन आर्मी के सामने ही मार डाला था, जबकि पूरी आर्मी बस देखती ही रह गई थी और किसी ने कुछ नहीं कहा। और तब से पूरे नाइजीरिया में उसका सिक्का चलने लगा। अब ड्रेक्स के लोगों ने जिस आदमी को पकड़ा था, दरअसल उसने उनके साथ घपलेबाजी करी थी और इन्फॉर्मेशन लीक करी थी। तब ड्रेक्स ने वहाँ आकर उसके द्वारा इस किए गए धोखे का कारण पूछा और उसके ना बताने पर ड्रेक्स उसे बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि मेरे साथ गद्दारी करने का यही सिला है। और इतना कहने के बाद ड्रेक्स ने पूछा कि मेरा सामान कहाँ पर है जो तुमने छिपा रखा है, लेकिन ये आदमी कुछ भी बोल नहीं पाता। कि तभी ड्रेक्स की नजर पड़ती है इस आदमी के गर्दन पर। तब उसे पता चला कि इसके गले पर सिलाई की गई है। तब उसने अपने गुर्गों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने इसके गर्दन को काटा है। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं। साथ ही उसके गुर्गों ने बताया कि जिस आदमी ने इसको हमें सौंपा था, शायद उसी ने उसके गले पर सिलाई की हो। और तब इस बात को सुनने के बाद ड्रेक्स को शक होने लगा कि हमें छोड़कर इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। पता चला कि ये काम एजेंट 47 का है और 47 ने ही उस आदमी के गले में डेटोनेटर बम लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि ड्रेक्स इससे जरूर मिलेगा और तब वो आसानी से ड्रेक्स को खत्म कर देगा। दरअसल 47 को एक मिशन के तहत ड्रेक्स को मारना था और 47 ने एक रिमोट कंट्रोल की मदद से उस आदमी के गले में छिपे हुए बम को ब्लास्ट करता है, जिससे ड्रेक्स और उसके गुर्गों सहित सारे लोग मारे गए। और इसी के साथ 47 का मिशन पूरा हो गया। फिर हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नाइजीरिया जाता है और उसने नाइजीरियन पुलिस से मिलकर कहा कि मुझे पता है कि ये काम किसने किया है और वो बहुत ही खतरनाक हिटमैन है जिसका नाम है 47। जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है जिसमें सिर्फ कातिल ही कातिल भरे हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। साथ ही एजेंट 47 वो इंसान नहीं बल्कि भूत है जिसे आज तक FBI और इंटरपोल भी नहीं पकड़ सकी। तब इस बात को सुनने के बाद वहाँ पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाते और पूछते हैं कि उस आदमी का पूरा नाम क्या है। तब इस पर माइक ने कहा कि उसका नाम 47 है। तब ऑफिसर ने उससे आगे पूछा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, जिस पर माइक का कहना था कि मुझे नहीं पता, बल्कि किसी को भी नहीं पता। इसलिए ऑफिसर को माइक पर तनिक भी विश्वास नहीं होता। और तब उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है और साथ ही तुम्हारी सारी बातें बेबुनियाद हैं। तब माइक ने पलट कर जवाब दिया कि 47 ने पहले से ही बहुत सारे और खतरनाक मिशंस को पूरा किया है और वह जहाँ भी गया वहाँ उसने भारी तबाही मचाई, इसलिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन तभी पुलिस वालों को माइक पर विश्वास नहीं होता, इसलिए हार मानकर माइक को यहाँ से जाना पड़ा। अब अगले सीन में हम रसिया को देखते हैं जहाँ 47 एक होटल में जाता है। तब उसे एक खूबसूरत लड़की अप्रोच करती है, पर वो उसे इग्नोर करके अपने कमरे की ओर चला गया। और वह जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे पर जाता है तब उसने कमरे के बाहर कुछ कांच के टुकड़े गिरा दिए। साथ ही दरवाजे पर एक बम इस प्रकार फिट कर दिया जो भी उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो बम फट जाएगा। साथ ही उसने एक सेंसर भी लगा दिया ताकि उसे पता चल सके कि उसके आसपास कितने हथियार वाले लोग हैं। और उसके बाद वो अपनी बालकनी में एक रस्सी भी डालता है कि अगर उसे अचानक यहाँ से भागना हो तो वह बहुत आसानी से यहाँ से निकल सके। तब कुछ देर बाद 47 को कॉल आता है जो उसके ऑर्गेनाइजेशन से था
और तब उससे बात करती है डियाना, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की मिशन मैनेजर थी। डियाना ने कहा कि कल तुम्हें मौजूदा रशियन प्रेसिडेंट को मारना है, जिसका नाम है रोबर्टो। और ये काम हमारे बाकी कामों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी खत्म करती है बहुत ही खुफिया तरीके से करती है। लेकिन इस बार हमें इस आदमी को पूरी पब्लिक में मारना है, जहाँ बहुत सारे आर्मी वाले भी रहेंगे, और कुछ भी करके तुम्हें प्रेसिडेंट को मारना ही होगा। तो 47 इसके लिए एग्री हो गया। अब सुबह होती है और तब हम रशियन प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो यहाँ पर स्पीच देने के लिए आया हुआ था। और जैसे ही वो स्पीच देने के लिए स्टेज पर गया, वो सीधा 47 के निशाने पर आ जाता है। और तब 47 ने 4000 मीटर दूर से ही अपने स्नाइपर की मदद से प्रेसिडेंट का काम तमाम कर दिया, जिससे ऑन द स्पॉट वो मारा गया, जिससे वहां पर सनसनी मच गई। इधर 47 को लगता है कि उसका मिशन पूरा हो गया, इसलिए वो एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। और जब वो रशिया से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे डियाना का फिर से कॉल आता है। तो वह कहती है कि हमारा मिशन फेल हो चुका है, क्योंकि जिस आदमी को तुमने मारा है वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उनका डुप्लीकेट है। प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा है, और जब तुमने प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाई तब तुम्हें एक लड़की ने देख लिया था, जो प्रेसिडेंट की रखेल थी। उसका नाम है शीना। तब डियाना 47 को शीना की पूरी डिटेल्स भेजती है, साथ ही शीना की लोकेशन भी। और तब 47 निकल गया शीना को खत्म करने के लिए। फिर लोकेशन पर पहुंचकर जैसे ही वह शीना को देखता है, तब उसे पता चला कि शीना ने पहले उसे कभी नहीं देखा, क्योंकि 47 उसके भाव और चेहरे को पढ़ लिया, जैसा कि उसे ट्रेनिंग मिली थी। 47 ने अपने सेंसेस का यूज किया और पाया कि शीना ने उसे कभी नहीं देखा, इसलिए 47 यहाँ डाउट में आ जाता है, और इसलिए वो शीना को नहीं मारता। तभी एक गोली चलती है और 47 के सामने वाला आदमी मर जाता है। और तब 47 को पता चलता है कि निशाने पर वह था, बल्कि वो आदमी नहीं, बस वो आदमी उसके बीच में आ गया था और उसे मारने की कोशिश की जा रही है। और उसके ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स उसे मारने उसके पीछे पड़े हैं। और तब बड़ी ही चालाकी के साथ 47 वहाँ से गायब हो गया। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं। तब उसे पता चला कि रशियन प्रेसिडेंट को मार दिया गया है और उसे 47 पर ही शक था। साथ ही उसे यह भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि 47 अभी रशिया में ही है। फिर हम 47 को देखते हैं, जो डियाना से बात कर रहा था। तब उसने कहा कि मुझे लगता है कि शीना ने मुझे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वो यह भी कहता है कि मैंने खुद प्रेसिडेंट के सिर पर वार किया था, इसलिए उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस पर डायना उसे एक वीडियो क्लिप भेजती है, जिसमें प्रेसिडेंट रोबर्टो कहीं और भाषण दे रहा था। तब इस क्लिप को देखने के बाद 47 सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रोबर्ट जिंदा है। और तब उसने डियाना से पूछा कि मुझे अभी के अभी बताओ कि प्रेसिडेंट को मारने की सुपारी किसने दी थी। तब डियाना ने उसे जवाब देना बंद कर दिया। इस पर गुस्सा होकर 47 ने कहा कि मैं तुम्हारे भी पीछे आऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी मार के सामने उसे नंगा करके बहुत मारता और खूब टॉर्चर करता और उसे धमकी भी देता कि अगर आगे से उसने ऐसा किया तो वह उसके फैमिली वालों को मरवा देगा। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद 47 ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब रास्ते में शीना ने फ्लर्ट करते हुए 47 से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और उसे कैसी लड़कियां पसंद है। पर 47 भी एक सख्त लौंडा था, उसने कहा कि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है। अब आगे हम देखते हैं यूरी बात करता है रोबर्टो से। पता चला कि वह रोबर्टो से मिला हुआ है। रोबर्टो भी परेशान है 47 को लेकर, इसलिए उसने यूरी को ऑर्डर दिया कि जितनी जल्दी हो सके 47 को खत्म करो और साथ ही माइक को भी रशिया से बाहर निकालो, नहीं तो वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इधर माइक भी इन दोनों की बातों को सुन रहा था, क्योंकि उसने यूरी के कॉलर में एक माइक लगा दिया था। वो उनकी कन्वर्सेशन को सुन ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ यूरी के लोग आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर माइक ने कहा कि उसे यूरी से मिलकर कुछ डिस्कस करना है, लेकिन यूरी के लोग उससे कहते हैं कि तुम यूरी से नहीं मिल सकते, इसलिए अभी यहाँ से जल्दी निकल लो। अगले सीन में हम शीना को देखते हैं, जिसे 47 ने उसे एक CIA एजेंट के पास भेजा हुआ है, जिसका नाम है स्मिथ। साथ ही 47 ने भी उस पर नजर रखा हुआ है। उन्होंने स्मिथ को यहाँ इसलिए बुलाया है कि ताकि वो जॉन के बारे में पता कर सके। 47 को पता है कि CIA वाले जॉन के भाई के पीछे पड़े हैं। हम आपको बताते चले कि जॉन ही रोबर्टो का डुप्लीकेट था और जॉन के भाई का नाम है पीटर, जो इंटरनेशनल माफिया है, जो आर्म्स डीलिंग के बहुत बड़े धंधे में लिप्त है। इसलिए 47 ने स्मिथ को शीना के जरिए एक ऑफर दिया कि वो पीटर को मार देगा, जिसके बदले स्मिथ को उसकी मदद करनी होगी। इस पर स्मिथ तैयार हो गया। तब स्मिथ ने उसे पीटर की एक इंफॉर्मेशन देते हुए कहा कि पीटर कुछ दिनों के बाद एक आर्म्स डीलर से मिलने वाला है, जिसका नाम है प्राइस, और पीटर ने कभी भी प्राइस को नहीं देखा है, इसलिए तुम प्राइस बनकर उससे मिल सकते हो, जिसके लिए 47 राजी हो गया। इधर हम माइक को देखते हैं। उसके आदमी ने उसे बताया कि रोबर्टो का कोई डुप्लीकेट था जो मारा गया,
असली रोबोटो अभी भी जिंदा है। अब माइक को भी सारी चीजें समझ आ गई थी। अगले सीन में 47 एक रेस्टोरेंट में था और उसके साथ शीना भी थी। यहाँ पर प्राइस भी आया हुआ था। तब 47 ने प्राइस के ड्रिंक में वेटर को गुमराह करके नशीली मेडिसिन डाल दी और वेट करता है प्राइस के वॉशरूम जाने का। अब जैसे ही प्राइस वॉशरूम में गया, पीछे से 47 भी गया, लेकिन दरवाजे पर उसके गार्ड्स उसकी तलाशी लेते हैं और कुछ न मिलने पर उसे अंदर भेज देते हैं। अंदर जाकर 47 कमोड से एक गन निकालता है जिसे उसने पहले ही वहाँ पर छुपा रखा था। अब गन लेने के बाद उसने प्राइस को ऊपर का रास्ता दिखाया, साथ ही उसके आदमियों को भी जन्नत के रास्ते पर भेज दिया। अब अगले दिन वो पहुँचता है पीटर के अड्डे पर, जहाँ उसकी चेकिंग होती है, जिसके बाद वो फाइनली पीटर से मिलता है और पीटर ने सच में उसे नहीं पहचाना। उसे लगा कि ये प्राइस है, पर पीटर के एक आदमी ने उसे बताया ये प्राइस नहीं है। अब ये जानकर पीटर अपने सभी आदमियों को उसे मार देने कहता है, पर 47 ने यहाँ अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कुछ ही पल के भीतर ही उसके सारे लोगों को गोलियों से भून दिया और अंततः उसने पीटर को भी खत्म कर दिया और शीना को लेकर इस शहर से निकल गया। तब हमें पता चला कि 47 ने पीटर को क्यों मारा। 47 के अनुसार जब जॉन को पता चलेगा कि उसका भाई मारा जा चुका है, तब वह बिलबिलाते हुए अपने बिल से बाहर निकलेगा और तब वो उसका भी काम तमाम कर देगा। यहाँ शीना को 47 का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। वो उसे अंदर ही अंदर प्यार करने लगी थी। वो 47 से फ्लर्ट भी करती है और उसकी ये हरकतें 47 को भी पसंद आ रही थी, लेकिन अपनी प्रोफेशन और सख्त लौंडा होने का ख्याल करके वो ना चाहते हुए भी शीना से फ्लर्ट नहीं करने को बोलता है। तब शीना ने कहा कि अगर वो जिंदा रही तो उसके बहुत सारे सपने हैं, जिसमें उसका एक घर होगा, उसे प्रोटेक्ट करने वाला एक पति भी होगा और साथ में उसके बच्चे भी होंगे। जिस पर 47 ने कहा कि उसका ये सपना जरूर पूरा होगा। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जिसे 47 के बरामद चीजों में से उसे एक गोल्डन क्रॉस मिलता है, जो कि एक तरह की चाबी थी, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर उस चाबी का क्या मतलब है। फिर हम तभी 47 और शीना को एक ट्रेन में सफर करते हुए देखते हैं, जहाँ स्टेशन आते ही 47 ने शीना से कहा कि हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे रॉबर्टो के डुप्लीकेट जॉन को मारने जाना है। दोस्तों, हमें पता चला कि 47 ने जिसे मारा था वही असली रॉबर्टो था। यह जॉन है जो उसका डुप्लीकेट है, जिसने रॉबर्टो के सारे आदमियों को खरीद लिया था। शीना उसके जाने की बात सुनकर रोने लगती है, क्योंकि उसे 47 से प्यार हो गया था। इसलिए शीना ने पूछा कि वह बाद में उसे कैसे ढूंढेगी, जिस पर 47 का कहना था कि वो खुद ही उसे ढूंढ लेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब यूरी रॉबर्ट के डुप्लीकेट जॉन से मिलता है, जहाँ जॉन उस पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसने अभी तक 47 को नहीं मार पाया। पर यूरी का कहना था कि मैं जल्दी ही उसे ढूंढकर मार दूंगा। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं, जिसे उसके सीनियर ने बताया कि उसे इसी वक्त इन्वेस्टिगेशन को बंद करना होगा, क्योंकि ऊपर से ये ऑर्डर है, क्योंकि सबको लगता है कि 47 कोई है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। साथ ही माइक को यह भी पता चला कि पीटर भी मारा जा चुका है, जो रशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था, और इसलिए उसके फ्यूनरल पर खुद रॉबर्टो आने वाला है। अब यहाँ पर माइक को पूरी बात समझ में आ जाती है कि 47 ने पीटर को क्यों मारा, क्योंकि पीटर ही रॉबर्टो के डुप्लीकेट जॉन का भाई है और अपने भाई के मरने के बाद ही वो अपने बिल से बाहर आएगा और तब 47 उसे मार देगा। अब ये सब जानकर माइक भी रशिया जाने की तैयारी में लग गया। अब हम यूरी को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में होता है, कि तभी 47 ने उस पर हमला करके उसे बंदी बना लिया और एक खुफिया जगह पर ले जाकर उसे बंद करके एक टब में मेटल की नुकीली तारों की मदद से बांध देता है, ताकि अगर वो हिले भी तो उसे बहुत दर्द हो और वह भाग ना पाए। उस टब में एक बॉम्ब भी लगा था। यहाँ पर 47 ने यूरी को एक फोन दिया और कहा कि तुमने फ्यूनरल पर जिस स्नाइपर को मुझे मारने के लिए रखा है, इसलिए तुम्हें ये प्लान कैंसिल करके अपने हिटमैन को इस फोन से कॉल करके बोलना होगा कि वो मुझे नहीं बल्कि डुप्लीकेट प्रेसिडेंट जॉन को मार दे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फ्यूनरल स्पीच शुरू होने के 2 मिनट के अंदर ही यह बॉम्ब फट जाएगा और तुम मारे जाओगे। अब इतना कहकर 47 वहाँ से चला गया। अब हम जॉन को देखते हैं, जो कि एक डुप्लीकेट प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पर माइक भी पहुँच चुका था। अब जॉन स्पीच देना शुरू करता है। तभी यूरी ने अपने स्नाइपर से कहा कि यह प्लान कैंसिल हो गया है और इसलिए तुम जॉन को शूट कर दो, जिस पर स्नाइपर ने कहा कि वो अभी बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर है, लेकिन यूरी ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गोली चला दो। तब स्नाइपर ने जॉन पर गोलियां चला दी, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास होने की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ और यहाँ सबको पता लग गया कि उस पर हमला हुआ है, इसलिए यहाँ हर जगह अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तब जॉन के बॉडीगार्ड्स उसे लेकर वहाँ से खुफिया कमरे में जाने लगे। इधर दूसरी तरफ यूरी भी मारा गया, क्योंकि उसके सब कुछ करने के बाद भी उस टब का बम फट गया। अभी तक सारे गार्ड्स जॉन को लेकर जा ही रहे थे कि तभी हमें पता चला कि उन्हीं गार्ड्स में से एक गार्ड 47 है और तब 47 ने जॉन के सारे गार्ड्स को मार दिया। अब बंदूक की आवाज से सबको पता लग चुका था कि प्रेसिडेंट मारे गए और तब उस कमरे की तरफ सारे गार्ड्स जाने लगे।
फिर वहाँ एक आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है जिसने 47 को शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी ब्रूटल फायरिंग के बाद भी 47 जिंदा बच गया। फिर यहाँ पर माइक आता है और उसी चाबी की मदद से उस कमरे को खोलता है, पर माइक को भी यह बात समझ नहीं आती कि 47 ने इतनी आसानी से सरेंडर क्यों कर दिया। फिर वे लोग उसे एक गाड़ी में लेकर जाने लगे, लेकिन कुछ देर बाद ही उस गाड़ी को बहुत सारी गाड़ियां आकर घेर लेती है। तब उन गाड़ियों में से स्मिथ बाहर आता है जो यहाँ पूरे CIA फोर्स के साथ आया हुआ था। फिर माइक और उसके लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और स्मिथ से बातें करते हैं, और जब माइक वापस अपनी कार में गया तो उसे पता चला कि 47 यहाँ से भाग चुका है और 47 ने इसी बात की डील करी थी स्मिथ के साथ। अब स्मिथ भी अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल गया। तब माइक को समझ आता है कि 47 CIA के भी साथ मिला हुआ था। अब अगले सीन में हम शीना को देखते हैं। उसे अभी अभी एक पार्सल मिला था और जैसे ही उसने इस पार्सल को खोला तो उसे पता चला कि उसके नाम पर एक काफी खूबसूरत घर खरीदा गया है जो उसका ड्रीम हाउस था। ये देखकर वह समझ गई कि ये काम 47 का है। ये देखकर शीना बहुत खुश थी कि तभी हम 47 को देखते हैं जो शीना पर नजर रखे हुए था। उसने अभी अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक हिटमैन को मारा है जो शीना को मारने आया था। तब उसे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए 47 तैयार है शीना की सुरक्षा करने और हिटमैन्स को मारने के लिए जो आगे उसे और शीना को मारने आने वाले थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।